हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गणितगंज पर। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस को। उससे पहले हम थोड़ा सा लॉजिक सीखेंगे कि कैसे सॉल्व किया जाता है, क्या क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज में। जैसा कि पहले हमने आपको बता दिया था कि जो दो चर में रैखिक इक्वेशन होते हैं, रैखिक समीकरण होते हैं, वो हमेशा एक लाइन की इक्वेशन होते हैं। वो क्या होते हैं? एक रेखा के समीकरण होते हैं। इसका मतलब अगर दो चर वाला कोई हमें इक्वेशन दिया गया है तो क्या होगा? एक लाइन का समीकरण होगा और वो समीकरण एक लाइन को बनाएगा। उसी को हम ग्राफीय विधि से हल भी कहते हैं, यानी उसका ग्राफ हम आसानी से ड्रा कर सकते हैं। तो हमने बताया था कि तीन कंडीशन हो सकते हैं लाइंस की, या तो एक दूसरे को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर एक दूसरे के संपाती होंगे, और या फिर एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगे, यानी पैरेलल होंगे। तो अब यहाँ पर आप ये सीखोगे कि कैसे हम किसी इक्वेशन को देखकर ही बता सकते हैं कि इनके जो लाइंस बनेंगे वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, या फिर पैरेलल होंगे, या फिर संपाती यानी एक दूसरे पर लाई करेंगे। ये हम यहाँ पर सीखेंगे। और इक्वेशन आप जानते हैं, कोई भी इक्वेशन होता है तो मतलब दो चर में इक्वेशन वो किस फॉर्म का होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्म का होता है। अगर हम रैखिक समीकरण युग्म की बात करें, यानी पेयर की बात करें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो वो हम इस टाइप में लिखते हैं, a1x b1y ऐसे करके मान लेते हैं। तो हमें मान ले कि ये दो इक्वेशन हमको दिया गया है, a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दे दिया जाए a2x और प्लस में b2y और प्लस में c2 इक्वल टू 0। इस टाइप के हमें कोई दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे दिए जाएं, ठीक, दो समीकरण युग्म दे दिए जाएं। अब हम कैसे बता देंगे कि ये जो समीकरण युग्म है, ऐसे देखकर ये इनके लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, पैरेलल होंगे, या फिर संपाती यानी एक दूसरे पर लाई करेंगे। ये हम इनको देखकर बता सकते हैं। कैसे? इनके लिए हम ये कुछ निकालेंगे रेशियो कौन सा? a1 अपान a2 निकालेंगे, और क्या निकालेंगे? b1 अपान b2, और थर्ड भी कांस्टेंट टर्म का रेशियो c1 अपान c2। ठीक, ये तीनों रेशियोज हम क्या करेंगे? निकालेंगे। अब क्या करेंगे? अब इसके लिए तीन कंडीशन है। हमने पहले ही बता दिया था कि अगर कोई लाइन किसी प्लेन में लाई कर रहे हैं, दो लाइंस प्लेन में पड़े हैं, तो उनके तीन ही कंडीशन होती हैं। वो या तो इंटरसेक्ट करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे, या फिर एक दूसरे पर लाई करेंगे यानी संपाती होंगे, या फिर पैरेलल, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। संपाती होने का मतलब भी हुआ कि एक से अधिक बिंदुओं पर, यानी प्रत्येक बिंदु पर एक दूसरे को कट करना या इंटरसेक्ट करना, ये आप मान सकते हो। तो इसकी पहली कंडीशन है, यदि a1 इज नॉट इक्वल, a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो। अगर ऐसा है, ठीक, तो इस टाइप किसी इक्वेशन में अगर ये कंडीशन है, तो इस टाइप के इक्वेशन को क्या कहा जाता है? इस टाइप के इक्वेशन को कहा जाता है अविरोधी समीकरण युग्म। ठीक, इसको क्या कहते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म। अविरोधी या फिर संगत भी बोला जाता है, दोनों बोला जाता है, अविरोधी या फिर संगत समीकरण युग्म, ये कंडीशन होती है। और ये तो बता देते हैं कि इस टाइप के इक्वेशन को कहा क्या जाता है। अब इनकी लाइन की मतलब लाइन का नेचर क्या होगा, जो लाइन बनेंगे उनकी प्रकृति क्या होगी। तो यहाँ पर इस टाइप के जो इक्वेशंस है, ये दो इक्वेशन अगर इस कंडीशन में है तो उनके लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, यानी एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे। तो यहाँ ये लिख सकते हैं कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। ठीक, एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी। अब एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो लास्ट लेक्चर में हमने ये भी बता दिया था कि जितने पॉइंट पर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे उतने ही हल होंगे। एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? एक हल होंगे। इसके क्या होंगे? एक हल, जिसको आप कहते हो यूनिक सॉल्व, अद्वितीय हल। ठीक, ये होता है। अब सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन है कि a1 अपान में a2, कंडीशन नंबर कुछ भी रख सकते हो, a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2, यानी दोनों बराबर हो, और तीसरा भी बराबर हो। तो अगर ये कंडीशन होती है तो इस टाइप के समीकरण को क्या कहते हैं? विरोधी समीकरण युग्म। इसको क्या बोला जाता है? विरोधी समीकरण युग्म। विरोधी या फिर असंगत, इसको क्या बोलते हैं? विरोधी या फिर असंगत
समीकरण युग्म, विरोधी या फिर असंगत समीकरण युग्म। और इस कंडीशन में क्या होता है, रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं, हमेशा रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। तो लिखेंगे एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर होंगी। ठीक, एक दूसरे के समांतर। ये क्या है, रेखाओं की प्रकृति है, ये रेखाओं की प्रकृति, रेखाओं की प्रकृति। और हल, ये है हल कि हल किस टाइप के होंगे। और ये इक्वेशन के नाम आप दे सकते हो कि नाम उनका क्या होगा, और ये उनके अनुपात हैं। ये तीनों हम इधर ड्रा कर दे रहे हैं, इनको आप ध्यान में रख सकते हो। ये है, ये नाम है समीकरणों के, ये रेखाओं की प्रकृति होगी और ये उनके हल होंगे। नेक्स्ट है, अगर रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो आपको पता है कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, और कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे तो क्या कह दोगे कि इनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। इसमें क्या होगा, इनका कोई भी हल नहीं होगा, कुछ साल भी नहीं निकलेगा। थर्ड कंडीशन है कि a1 अपान a2, a1 अपान में a2 इक्वल टू b1 अपान में b2 और इज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। ये दोनों तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। तो इस तरह के समीकरण को भी हम क्या कहते हैं, आश्रित समीकरण युग्म। इसको क्या बोलते हैं, आश्रित, आश्रित या फिर असंगत, सॉरी आश्रित या फिर संगत। इसको भी संगत बोला जाता है, अभी बता दे रहे हैं क्यों। संगत समीकरण युग्म। और इस कंडीशन में संपाती होती है, रेखाएं क्या होती हैं, संपाती, एक दूसरे पर ही लाई करेंगी, रेखाएं संपाती होंगी। अब संपाती होने का मतलब क्या हुआ, ये दो लाइंस हैं, ये दो लाइंस, ये एक दूसरे पर ऐसे लाई कर जाएं। देखो दोनों रेखाएं एक दूसरे पर लाई कर रही हैं, तो इस टाइप के समीकरण को क्या कहते हैं, रेखाएं संपाती होंगी। रेखाएं इधर लिख सकते हो समांतर होंगी, ठीक, और इसमें क्या होंगी, रेखाएं संपाती होंगी। संपाती होने की स्थिति में अनंत हल आप बोल सकते हो कि इस तरह के समीकरण के अनंत हल होंगे, ठीक, अनंत हल होंगे। अब संपाती होने का मतलब यह हुआ जब दोनों रेखाएं एक ही दूसरे पर लाई कर रही हैं, तो इसका मतलब उनके बीच असंख्य बिंदु कॉमन है, अनंत बिंदु, हर बिंदु कॉमन है, हर बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए उनके अनेक हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और इसीलिए इनको भी संगत समीकरण युग्म कहा जाता है, क्योंकि इनके भी हल होते हैं। ये अलग की बात है कि अनंत हल होते हैं, लेकिन हल तो होते हैं, इसलिए इनको संगत समीकरण युग्म कहते हैं और इसको भी संगत समीकरण युग्म कहते हैं, क्योंकि इसमें भी हल होता है, बस अंतर होता है कि एक ही साल यूनिक साल होता है। यूनिक साल होने का मतलब x और y के एक ही मान निकलेंगे, इसमें x और y के अनंत मान, हर मान जो सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को वही इसका सॉल्व हो जाएगा। वो जो एक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, संतुष्ट करेगा जो मान, वो दूसरे को भी संतुष्ट कर जाएगा। तो ये हो गए सारे कंडीशन, इन्हीं पर क्वेश्चन, इन जो है कंडीशंस, इन पर बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन्हीं पर पूछे जाएंगे। आपसे ये पूछेगा निम्न रेखीय समीकरण युग्म के कौन से कैसे हल कैसे होंगे, या रेखाओं की प्रकृति क्या होगी, ये पूछ सकता है कि कौन से समीकरण होंगे, संगत होंगे असंगत होंगे। एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये भी, अगर ये कंडीशन है तब भी संगत समीकरण युग्म, और ये कंडीशन है तब भी संगत समीकरण युग्म। हालांकि ये किसी एक बुक में नहीं दिया गया, एनसीईआरटी में नहीं लिखा है कि इसको भी संगत समीकरण युग्म, इसको भी संगत समीकरण युग्म कहते हैं। हालांकि कई बुक स्टडी करें, कई जगह ये भी लिखा होता है कि ये भी संगत, ये भी संगत। हल हो तो संगत, हमें भी यही लग रहा है कि हल निकल रहे हैं, इसलिए ये समीकरण युग्म संगत होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लोगे, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट, जो लॉजिक था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, इस टाइप के आगे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो यही था। तीन कंडीशन थे, एक बिंदु पर कट करने का, इंटरसेक्ट करने का, प्रतिच्छेदित करने का। मतलब ये हुआ कि दो समीकरण, दो समीकरणों के लाइंस या रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर, मतलब ऐसे कहीं इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक। अगर संपाती कह दिया जाए तो मतलब एक दूसरे पर ही लाई करेंगे। ये एक लाइन की, एक समीकरण का लाइन है, ये भी दूसरे समीकरण का लाइन है। दोनों समांतर तो आप जानते ही हो, समांतर रेखाएं वही रेखाएं होती है जो कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, या आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो जिनके बीच की दूरी सदैव समान हो। तो ये तीनों कंडीशन हमने पहले ही आपको बता दिया कि इक्वेशन देखकर कैसे आपको पता लग जाएगा कि क्या होंगे। तो बस इतनी सी बात थी, अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 है, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि नीचे दो समस्याएं दी गई हैं, फर्स्ट करके और सेकंड करके। हमने फर्स्ट यहाँ पर नोट कर लिया, पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसमें कहा गया है कि निम्न रैखिक समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर उनको ग्राफीय विधि से हल कीजिए। लास्ट लेक्चर में हमने कई क्वेश्चन ग्राफीय विधि से ग्राफ खींचना बता दिया था। ग्राफीय विधि से हल, बस ग्राफ खींच जाएगा तो आपका हल भी निकल आएगा, क्योंकि हल उसी तरह निकलेगा। अगर रेखाएं एक दूसरे के संपाती हैं तो आप ये कह दोगे कि इस समीकरण के अनंत हल होंगे, क्योंकि हर बिंदु पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, अनंत हल। अब ये तो आपको पता नहीं है कि रेखाओं पर कितने बिंदु हैं, अनंत बिंदु हैं, और अनंत बिंदु एक दूसरे पर लाई कर रहे हैं, इसलिए समीकरणों के अनंत हल होंगे। दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर दे, जिस बिंदु पर कट कर देंगी उसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, समीकरण के हल होंगे। जो यक्स अक्ष पर चली गई दूरी है वो यक्स का मान होगा, यक्स इक्वल टू, और जो वाई अक्ष पर चली गई दूरी होगी वो क्या होगा, वाई का मान होगा। थर्ड कंडीशन हो सकता है कहीं एक दूसरे को कट करे ही ना, एक दूसरे के समांतर, तो हम लिख देंगे समीकरण का कोई हल नहीं है। बस यही इतना करना है। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। इसमें कहा गया कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, क्लास 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया, मतलब कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन में 10 विद्यार्थियों ने, 10 स्टूडेंट्स ने भाग लिया। ठीक, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। तो हम दोनों मान लेंगे लड़कों की संख्या कुछ यक्स या वाई और लड़कियों की संख्या यक्स या वाई, ऐसे कुछ सपोज कर सकते हैं। तो मान लेंगे, माना लड़कियों की संख्या बराबर यक्स, माना लड़कियों की संख्या बराबर यक्स तथा लड़कों की संख्या बराबर, लड़कों की संख्या इक्वल टू वाई। लड़कियों की संख्या हमने क्या मान लिया, यक्स, लड़कों की संख्या वाई। अब प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन क्या दी गई है, ठीक, प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन में क्या कहा गया है कि 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़कों और लड़कियों की संख्या दोनों की संख्या क्या है, 10। तो आप दोनों ऐड करोगे, ये शर्त नहीं है, आपको पता है कि विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 10, लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो हम क्या कर देंगे, यक्स और प्लस वाई, दोनों लड़कों और लड़कियों की संख्या को ऐड करेंगे, वो किसके इक्वल आएगा, 10 के इक्वल आएगा। तो यक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। सेकेंड हम क्या, द्वितीय शर्तानुसार। अब ये कोई शर्त नहीं है, तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन हम लिख लेते हैं ताकि हमको एक्स्ट्रा लैंग्वेज ना लिखना पड़े। सबसे ज्यादा मैथ में तो लैंग्वेज ही प्रॉब्लम करती है, लिखना। रियल मैथमेटिक्स इसीलिए लोग शायद कम पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें लिखना ही रहता है, सॉल्व करना नहीं होता है। अब सेकंड में कहा गया है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, लड़कियों की संख्या हमने क्या मान रखी है, यक्स, तो यक्स जो है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़कों की संख्या क्या है, वाई, और इससे 4 अधिक है, इसमें 4 ऐड कर देंगे। यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के बराबर कब होगी, जब उसमें 4 और ऐड कर दिया जाए लड़कों की संख्या में। तो यक्स इधर ले आओ, वाई को इधर ले आओगे, तो दिस इंप्लाइज नेक्स्ट इक्वेशन आपका बन जाएगा यक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। ये बन गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब क्योंकि इनको हमें क्या करना है, ग्राफीय विधि से हल करना है, तो ग्राफीय विधि से हल करने का मेथड हमने आपको पहले ही बता दिया था, 9th में भी आपने सीखा था। दोनों इक्वेशन के लिए 8th में भी सीखा होगा। दोनों इक्वेशन के लिए क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, ठीक, टेबल बनाएंगे। तो हम लिखेंगे, अब ये उनका बीजगणितीय रैखिक समस्याओं का द्विचर वाला रैखिक समीकरण तैयार हो गया। अब लिखेंगे यक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 के लिए सारणी, इसके लिए क्या करेंगे, हम टेबल तैयार कर लेंगे। तो ये हो गया एक टेबल। हालांकि हमें खाली कोई 2 मान चाहिए, तो 2 मान हालांकि निकालना तो है ही, चाहे 2 मान हो चाहे 1। तो इसमें लिखेंगे यक्स और इसमें वाई। अब क्या करेंगे, यहां से आप देख सकते हो वाई को 0 रखोगे, यक्स प्लस 0 इक्वल टू 10, तो दिस इंप्लाई यक्स इक्वल टू क्या निकल आया, 10। ठीक, यानी अगर हम वाई का मान क्या रख दे, 0, तो यक्स का मान 10, इसको दूसरे मार्कर से y का मान अगर 0 रख दें तो x का मान 10 निकल आया।
सेकंड क्या करें, x का मान 0 रख दें तो y का मान 10 निकल आएगा। तो अगेन यहां पर लिख सकते हैं पुनः 0 प्लस वाई इक्वल टू 10। तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू 10। ये कब होगा, जब हमने x का मान 0 रख दिया। तो x का मान 0 रखेंगे, y का मान 10। आपको पता है रेखा खींचने के लिए, लाइन ड्रा करने के लिए मिनिमम हमको 2 इक्वेशन की जरूरत होती है। 2 समीकरण मिल जाए हमारा काम बन जाएगा लाइन खींचने के लिए। अब हम क्या करेंगे, पुनः नेक्स्ट इक्वेशन का भी टेबल बना लेंगे। तो अगला इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -4। तो पुनः लिखेंगे x माइनस वाई इक्वल टू 4 के लिए सारणी, इसके लिए भी क्या करेंगे, टेबल बना लेंगे के लिए सारणी। तो नेक्स्ट इक्वेशन हमारा क्या है, x माइनस वाई। इसके लिए जो हम टेबल बनाएंगे तो ये एक टेबल होगा, इसमें एक तरफ x नीचे और ऊपर, नीचे और ऊपर कहीं भी लिख दो, x हो गया और ये क्या हो गया, y हो गया। अब हम क्या करेंगे, x और y के मान निकाल लेंगे। यहां से आप देखो, अगर हम एक बार x का मान क्या कर दे, 0 कर दे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया गया है, x की जगह पर 0 अगर कर दे तो 0 माइनस वाई इक्वल टू 4। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4। इधर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर प्लस हो जाएगा, उधर -4 हो जाएगा। तो अगर हम x का मान 0 रख दे रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अगेन अगर हम y का मान 0 रख दें, यहां पर अगर देख सकते हो y माइनस x माइनस 0, y की जगह पर क्या कर दें, 0 कर दें, तो हो जाएगा x माइनस में 0 और x माइनस 0 इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 4। जब हम y का मान 0 रख दे रहे हैं तो x का मान क्या निकल आ रहा है, 4। तो दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं। जब हमने y का मान 0 रख दिया तो x का मान क्या निकल आया, 4 निकल आया। 2 ही पॉइंट हमको दोनों इक्वेशन के लिए 2-2 पॉइंट मिल गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इनका ग्राफ आराम से ड्रा कर सकते हैं। तो ग्राफ बना लेंगे, हम देखते हैं कि यहाँ x और y के मिनिमम मैक्सिमम मान कहां तक जाते हैं, 10 तक। तो हम ग्राफ ऐसा बनाएंगे कि उसमें 10 यूनिट तक लिखा हो, ठीक, 10 यूनिट तक हम पैमाना मान लेंगे। तो ये हमने एक बना लिया एक्सिस। आपको पता है ग्राफ खींचने के लिए हमें 2 एक्सिस x और y एक्सिस चाहिए होती है। x पर x अक्ष की द्वारा चली गई दूरी जो x के मान को रिप्रेजेंट करता है, y अक्ष y के मान को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया x डैश और ये y डैश। अब हमको आप देख रहे हो कि 10 तक मिनिमम मान जा रहा है, इधर -4, तो हम 10 तक यूज कर लेंगे। इक्वल डिस्टेंस पर ऐसे डॉटेड कर देंगे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, और इधर भी 1 2 3 4 और ये 5। चारों तरफ ऐसे ही, एक तरफ निगेटिव होता है और एक तरफ पॉजिटिव, ऊपर की तरफ निगेटिव और पॉजिटिव और राइट साइड की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड में निगेटिव। तो ये हो गया 1 2 3 4 में 5, ठीक। अब पॉइंट नोटेड कर देंगे हम, यहाँ पर एक खाना बराबर 2 मात्रक ले रहे हैं। तो ये 0 हो गया, ये तो 0 होता है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये क्या हो गया, 10 हो गया। इधर की तरफ सब निगेटिव, ये -2, ये -4, ये -6, ये -8, ये -10। हम एक ऊपर लिख रहे हैं, एक नीचे, ताकि गड़बड़ न जाए, आप देख लो आराम से दिख जाए आपको। इधर पॉजिटिव होता है तो 2 4 6 8 और ये 10, और इधर 2 4 6 8 और ये 10। ये बन गया आपका ग्राफ। अब हमें क्या कर देना है, इन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करके और इनको मिला देना है, हमारे इक्वेशन की लाइन तैयार हो जाएगी। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे वही क्या हो जाएगा, इनका हल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 10,0 ले लेंगे। 10,0 आपको पता है x अक्ष पर चली, x अक्ष की धनात्मक दिशा में कितने मात्रक, 10 मात्रक। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में ये 10 मात्रक, और y अक्ष पर चली गई दूरी 0, y इक्वल टू क्या है, 0। तो एक हमारा पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। इसके निर्देशांक क्या होंगे, इसके निर्देशांक होंगे 10,0, कोऑर्डिनेट इसके 10,0 होंगे। x अक्ष पर चली गई दूरी 10 और y अक्ष पर चली गई दूरी 0, ठीक। नेक्स्ट है x अक्ष पर चली गई दूरी 0 और y अक्ष पर चली गई दूरी 10। x अक्ष पर ना तो इधर ना तो इधर, y अक्ष की धनात्मक दिशा में 10 मात्रक। ये पॉइंट ये हो गया, ठीक। ये पॉइंट कौन सा होगा, यहां पर ये होगा 0,10, ठीक। अब आप देख रहे हो ये 2 पॉइंट आपके
मिल गए, ये दो पॉइंट आपके मिल गए, इनको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ हमारे पास स्केल तो है नहीं, ठीक, ये बन गया लाइन। और ये किस इक्वेशन की लाइन है, तो यहाँ पर हम इक्वेशन इसका लिख सकते हैं। ये इक्वेशन किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 10 का। ये किसका है, x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये इस इक्वेशन की लाइन है। अब इस इक्वेशन की भी लाइन हम ड्रा कर देंगे। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो कि x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू -4, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी 0 है और y अक्ष पर चली गई दूरी -4 मात्रक। -4 मात्रक हम इधर लाएंगे, x अक्ष पर चली गई दूरी 0 है, मतलब ना इधर जाता है ना इधर, तो y अक्ष पर -4 मात्रक हम कहाँ चले आएंगे, यहाँ पर। ये पॉइंट होगा, यहाँ हर जगह माइनस लगा होगा, शायद हम भूल गए हैं, यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक। तो ये आपका एक पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे, इस पॉइंट के निर्देशांक होंगे 0, -4, 0, -4, ये इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 4, 0, यानी x अक्ष पर चली गई दूरी 4 और y अक्ष पर चली गई दूरी 0। तो x अक्ष पर चली गई दूरी 4 इधर है धनात्मक दिशा में, और y अक्ष पर मतलब ना ऊपर ना नीचे कहीं नहीं जाता है, क्योंकि वो 0 है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या मिल गया, ये वाला। इसको आप क्या बोल सकते हो, इसको बोल सकते हो 4, 0 ही है। इन दोनों को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये आप देख रहे हो, ये दोनों पॉइंट हैं, और इन दोनों पॉइंट को हम अगर ऐसे मिला दें, ऐसे मिला दें, तो ये क्या बन गया, ये अगले इक्वेशन की, नेक्स्ट इक्वेशन की लाइन है, ठीक। और ये कौन सी इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक। ये क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अब आप देख रहे हो ये किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये 6 और 8 के बीच में लगभग क्या आएगा, 7, 6 और 8 के बीच में लगभग 7, ये क्या है, ये 7 मात्रक है, ठीक। और ये 2 और 4 के लगभग बीच में है, ये 2 और 4 के लगभग बीच में है। यहाँ हमने ग्राफ, मतलब हमारे पास ग्राफ तो है नहीं, हमने ऐसे गेस करके बनाया है ना, तो एग्जैक्ट पॉइंट हमें नहीं मिल पाएगा। लेकिन यहाँ आप देख रहे हो हमें पॉइंट कौन से मिल रहे हैं, यहाँ पर हमें मिल रहा है 3, इसको इस, ये क्या है 7, x अक्ष पर चली गई दूरी कितना रहेगा 7। देखो ये पॉइंट कहां पर है, 6 और 8 के बीच में, मतलब 7, 6 और 8 के बीच में 7। तो इस, ये x अक्ष पर चली गई दूरी 7 और y अक्ष पर चली गई दूरी 4 और 2 के बीच में, 4 और 2 के बीच में 3, y अक्ष पर चली गई दूरी 3, यानी हमें इस बिंदु के निर्देशांक क्या मिल गए, 7, 3। इसका मतलब x अक्ष पर जो चली गई दूरी होती है वो x का मान होता है, हमने पहले ही बताया था, और y अक्ष पर चली गई दूरी y का, मतलब y का मान होता है। तो जहां पर एक दूसरे पॉइंट, एक दूसरे को ये दोनों रेखाएं हल करते हैं, उसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, समीकरण का हल होता है। यहां लिखेंगे अतः एक दूसरे को यहां, अब हम इधर लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पेस हमको चाहिए, क्योंकि रेखाएं एक दूसरे को, चूंकि रेखाएं एक दूसरे को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, बिंदु 7, 3 पर प्रतिच्छेदित कर रही हैं, प्रतिच्छेदित करती हैं। इसलिए x इक्वल टू क्या होगा, x अक्ष पर चली गई दूरी 7 और y इक्वल टू y अक्ष पर चली गई दूरी 3, ये दोनों क्या हो गए, आपके आंसर हो गए। इस तरह से हम जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, हल होता है। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन उसी का, फर्स्ट नंबर में 2 समस्याएं दी गई थी, इनका हमें रैखिक समीकरण बनाना था और क्या करना था, उनका हल ग्राफीय विधि से पता करना था। ये सेकंड क्वेश्चन है इसका। इसमें कहें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य कितने रुपए है, 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक। ये हमें इसमें करना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। हमें जो नहीं पता है वो मान लेंगे। हम मान लेंगे कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य y रुपए है। ये क्या करेंगे, मानेंगे, लिखेंगे माना एक कलम का मूल्य, एक पेंसिल लिख लें पहले, एक पेंसिल का मूल्य
का मूल्य x रुपए तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य क्या हो, y रुपए है। ये हमने क्या किया, मान लिया एक पेंसिल का मूल्य x रुपए हमने मान लिया और एक कलम का मूल्य y रुपए मान लिया। प्रथम शर्तानुसार फर्स्ट कंडीशन में क्या दिया गया है आपको, फर्स्ट कंडीशन में कहा गया है कि 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 5x रुपए, यही तो। और एक कलम का मूल्य y रुपए है, तो 7 कलम का मूल्य 7y रुपए। और ये किसके इक्वल आएगा, दोनों को अगर ऐड कर दो तो 50 रुपीज यानी 50 रुपए के इक्वल आएगा। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। अगर आप न समझ पाए हो तो एक बार फिर समझ सकते हो। एक कलम की मूल्य कितने रुपए है, 5 रुपए। एक पेंसिल की मूल्य 5, एक पेंसिल का मूल्य आपने कितना माना है x रुपए, 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 5x। इसे आप ऐसे समझ सकते हो, एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपए हो, 2 रुपए हो, तो 5 पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 5 गुणे 2 यानी 5 दूनी 10 रुपए हो जाएगा। वो यहीं पर 2 की जगह पर x आया, हो सकता है कुछ दूसरा है, पता नहीं, हमको पता नहीं है। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन, ये बन गया फर्स्ट इक्वेशन, समीकरण नंबर 1। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सेकेंड इक्वेशन हम देखेंगे क्या बनेगा, तो लिखेंगे द्वितीय शर्तानुसार। द्वितीय शर्तानुसार सेकेंड कंडीशन में क्या कहा गया, सेम इसी तरह बस डिजिट चेंज होगा। सेकेंड इक्वेशन में कहा गया जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए, यानी पेंसिल अब 7 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य कितना है x रुपए, 7 पेंसिल का मूल्य 7x, एक पेंसिल का मूल्य, एक कलम का मूल्य 1 रुपए, तो 5 कलम का मूल्य 1 रुपए नहीं सॉरी y रुपए, एक कलम का मूल्य y रुपए, तो 5 कलम का मूल्य 5y यानी 5y। दोनों को ऐड करोगे किसके इक्वल आने चाहिए 46 के, क्योंकि आपको पता है कि टोटल जो वैल्यू है, कॉस्ट है, वो कितना है 46 रुपीज है। तो ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ये क्या है, सेकेंड इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब पहले की तरह क्योंकि हमें ग्राफीय विधि से इनका हल पता करना है, तो हम क्या करेंगे, इनके टेबल बना लेंगे, सारणी बना लेंगे। तो हम लिखेंगे समीकरण 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50 के लिए सारणी क्या हो जाएगा, इसके लिए सारणी हो जाएगा यानी टेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे। टेबल हमने एक बना लिया ऐसे, जिसमें x और y, बस हमें मिनिमम 2 पॉइंट्स यानी 2 पॉइंट ही निकाल लेने हैं, ताकि हमें लाइन खींचने में मदद मिल सके। 2 पॉइंट कम से कम चाहिए हमें, ये x होगा, ये y होगा। क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन दिया है x प्लस 7y इक्वल टू 50। यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ध्यान क्या देना होगा, एक बार तो x का मान अगर हम रखें तो 5x इक्वल टू 0 हो जाएगा, y तो 7y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 50/7, कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, तो आपको पॉइंट में कुछ मिलेगा जिसका आप कोई प्रॉफिट, कोई लाभ नहीं ले पाओगे, लाइन ड्रॉ नहीं कर पाओगे। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, y इक्वल टू 0 एक बार ले रहे हैं। जब y हम 0 ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5x और प्लस में 7 इंटू में 0 इक्वल टू 50, तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50, ये तो 0 हो जाएगा ना, 7 का मल्टीप्लाई 0 से होगा 0, 5 1 जा 5, 5 10 जा, तो x इक्वल टू क्या मिल गया 10 मिल गया, यानी y का मान जो हमने 0 रखा तो x का मान हमें क्या मिला 10 मिला, तो y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10। अब हम क्या करेंगे, x का कुछ ऐसा मान यहां पर रख दे ताकि वो इसका जो आए वो इधर सब्ट्रैक्ट होकर के उधर जाए तो क्या हो जाए, क्योंकि यहां पर आपको पता है x से किसी 5 का जिससे भी मल्टीप्लाई होगा, x का आप जो भी मान रखोगे गुणा होकर जो आएगा वो उधर जाकर के माइनस होगा, और माइनस होने के बाद जो आए हम ऐसा मान रखेंगे कि वो बाद में 7 से डिवाइड हो जाए। अभी आप समझ जाओगे क्या कह रहे हैं हम। जैसे 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50 दिया गया है, हम क्या करें यहाँ पर x इक्वल टू 3 रख दे रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू में 3 प्लस 7y इक्वल टू 50, ये हो जाएगा 5 3 जा 15,
15 उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7y इक्वल टू 50 माइनस में 15, 50 माइनस में 15, ठीक, ये आएगा 15, 5 में 15, 15 जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 50 में से 15 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 35, तो y इक्वल टू आ जाएगा 35 बटे में 7, ये 7 इधर डिवाइड कर जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, y इक्वल टू क्या आ गया 5 आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया 5। इसका मतलब जो हमने x का मान क्या पुट किया, x का मान 3 पुट किया, x इक्वल टू 3, तो y का मान हमें क्या मिल गया 5 मिल गया। ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन का टेबल। अब हम क्या करेंगे, सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लेंगे, उसका टेबल हम यहां बना दे रहे हैं, लिखेंगे, हमको हो सकता है थोड़ा ज्यादा स्पेस लेना पड़े, चलो अभी मैनेज कर लेते हैं, लिखेंगे किस इस इक्वेशन के लिए 7x प्लस में 5y इक्वल टू 46, इक्वल टू 46 के लिए सारणी के लिए टेबल, इसको हम सारणी इधर लिख ले रहे हैं नीचे, के लिए सारणी, इसके लिए टेबल, तो इसके लिए हो सकता है यहां तक आप तो को दिख तो रहा ही होगा, तो ये हो गया टेबल हम एक बना लेंगे, ये क्या हो गया टेबल एक बना लिया, इसमें एक तरफ हम x का मान, ऊपर x और नीचे y, कुछ भी कर दो x y, ये हो गया x का मान, इसमें भी कुछ निकालेंगे, उसके करेस्पॉन्डिंग y का मान मिलेगा, y का मान रखेंगे, x का मान मिलेगा, दोनों मान हम निकाल लेंगे, तो इसको हम इधर निकाल ले रहे हैं, इसको इधर निकाल ले रहे हैं। यहाँ आप देखो इक्वेशन आपको दिया गया है 7x प्लस में 5y इक्वल टू 46, ये क्या है 46। अब हम यहाँ पर कुछ ऐसा करेंगे कि x और y के मतलब इंटीजर मान, पूर्णांक मान ही हमें प्राप्त हो, इसके लिए हम x इक्वल टू कुछ पुट करेंगे और y इक्वल टू, तो एक बार हम क्या करते हैं x इक्वल टू क्या पुट कर देते हैं 8 पुट कर देते हैं, जब हम x इक्वल टू 8 रखेंगे तो क्या आएगा 7 इंटू 8 और प्लस में 50y इक्वल टू 46, ये 7 8 जा 56, उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, तो 5y इक्वल टू आएगा 46 माइनस में 56, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 46 से 56 माइनस होगा तो माइनस में आएगा -10 आएगा, -10 अपान में 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस में 2। यहां से आप देख सकते हो जो हमने x का मान क्या लिया 8 लिया, तो y का मान -2 आया, तो x इक्वल टू 8 और y का मान -2। अगेन हम क्या कर सकते हैं, एक बार फिर हम x का मान 3 ले सकते हैं, 3 या कुछ भी ले लो, लेकिन ऐसा मान आप सेलेक्ट करोगे कि x और y के कंप्लीट यानी इंटीजर मान ही मिले, पूर्णांक मान मिले, ताकि आपको लाइन ड्रा करने में आसानी हो। तो हम पुनः x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x इक्वल टू 3 ले सकते हैं, तो पुनः x इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 3 लोगे तो 7 इंटू 3 और प्लस में 5y इक्वल टू 46, ये 7 3 जा 21 प्लस 21 उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, 5y इक्वल टू आएगा 46 माइनस में 21, तो y इक्वल टू क्या आएगा 46 से 21 माइनस होगा 25 बचेगा 25, और 25 बटे में 5, 5 एकम 5, 5 बचे 25, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू क्या आपको मिल रहा है 5, y इक्वल टू 5 मिल रहा है। जब x का मान आपने 3 रखा तो y का मान 5 मिल गया, तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, ये क्या होगा y इक्वल टू 5 हो गया। वहां भी शायद हमने नेक्स्ट वीडियो में मतलब पिछले क्वेश्चन में यहां भी y कर दिया था, 5 ही रहेगा। ये दोनों हो गए, दो मान आपको मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इनका ग्राफ ड्रा कर लेंगे। ग्राफ ड्रा करने के लिए उसी तरह x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे जैसा कि हमेशा करते आए हैं। ये क्या होगा y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक, ये क्या हो गया x अक्ष हो गया, ये x अक्ष हो गया। अब स्पेस यहां पर है तो हम थोड़ा सा बढ़ा ही लेते हैं, ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, बराबर दूरी पर हम पॉइंट नोट करेंगे, तो ऐसे ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5, इसी तरह ये 1 2 3 4 और ये 5, इधर भी निगेटिव डायरेक्शन 1 2 3
4 5 और इधर भी 1 2 3 4 और ये 5 होगा। अब पॉइंट नोट कर देंगे, इधर सब प्लस में होते हैं, 2 4 6 8 और ये 10, ये 2 4 6 8 और ये में 10 हो गया। ये -2 -4 -6 -8 माइनस में 10 और इधर भी -2 -4 -6 -8 -10। ये हो गए सभी बिंदुओं के मतलब सभी एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं? यक्स एक्सिस, ये यक्स डैश, ठीक, यक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं को निरूपित कर देंगे और उससे हमें एक लाइन मिल जाएगा, दोनों लाइन मिल जाएंगे। पहले इस समीकरण के लिए रेखा खींचते हैं। तो यक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 10 मात्रक, यक्स इक्वल टू कितना है 10, तो यक्स अक्ष की धनात्मक दिशा में 10 मात्रक, ये पॉइंट हो गया। और y इक्वल टू 0 है, मतलब y ना ऊपर जाता है ना नीचे जाता है, तो ये इस बिंदु का निर्देशांक होगा। इसका निर्देशांक आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो 10,0। ये क्या है? 10,0 है। ये क्या है? 10,0। ये 10,0 हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? 3,5, यानी x एक्सिस पर चली गई दूरी 3 और y एक्सिस पर चली गई दूरी 5। 3 क्या होगा? 2 और 4 के बीच में, और y एक्सिस पर कहां होगा, मतलब 5 कहां होगा? 4 और 6 के बीच में। तो 4 और 6 के बीच में ये, 4 और 6 के बीच में ये, और 2 और 4 के बीच में 3, ये 5 और ये 3, ये इस यानी 3,5 बिंदु के निर्देशांक कौन से होंगे? ये क्या है? ये 3,5 बिंदुओं का निर्देशांक है। तो आप देख सकते हो कि हमें ये दो बिंदु मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इससे इनकी लाइन को, मतलब दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, हमें एक रेखा, हमें एक लाइन प्राप्त हो जाएगी। ये हमें क्या मिला? एक लाइन मिल गया। ठीक, ये किस लाइन की इक्वेशन है? ये 7x प्लस 5y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 के लिए इक्वेशन है। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, 5x प्लस में 7y इक्वल टू 50 के लिए ये इक्वेशन है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये इसके लिए 7x प्लस 5y के लिए लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके लिए x अक्ष पर चली गई दूरी 8 है और y अक्ष पर चली गई दूरी -2। x अक्ष पर चली गई दूरी धनात्मक दिशा में 8 प्लस 8 यानी यहाँ, और y अक्ष पर चली गई दूरी -2 है यानी नीचे। तो ये हो गया y और ये 8, यानी इस बिंदु के निर्देशांक यहां पर मिले। ये क्या है? यहां पर इस बिंदु के निर्देशांक मिले। इसका निर्देशांक क्या होगा? 8, -2। ये क्या है? 8, -2 इस बिंदु के निर्देशांक। नेक्स्ट पॉइंट 3,5 ये है, 8, -2 और 3,5 वाला पॉइंट ये है आपका। तो इन दोनों को हम मैच कराएंगे। ये 8, -2 है और 3,5 ये पॉइंट है। इन दोनों को ऐसे हम मिला देंगे, दोनों पॉइंट इस तरह मिल जाएंगे। तो आप देख रहे हो इन दोनों पॉइंट, दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं? दोनों रेखाएं एक दूसरे को 3,5 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी 3,5 इनका क्या होगा? हल होगा। ये किस लाइन की इक्वेशन है? 7x प्लस 5y, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 के लिए ये रेखा है। इस बिंदु पर दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इसी बिंदु का निर्देशांक इसका क्या होगा? हल होगा। यहां लिखेंगे चूंकि रेखाएं 3,5 पर प्रतिच्छेदित करती हैं, पर प्रतिच्छेदित करती हैं इसलिए x इक्वल टू क्या होगा? x अक्ष पर चली गई दूरी 3 और y इक्वल टू y अक्ष पर चली गई दूरी 5 लिखेंगे। अतः एक, और x क्या है? एक पेंसिल का मूल्य है, अतः एक पेंसिल का मूल्य कितने रुपए होगा? 3 रुपए। एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए तथा एक कलम का मूल्य
3 कितना है, कलम का मूल्य y है और y का मान क्या निकला 5, तो कलम का मूल्य 5 रुपए है। तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये हो गया एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपए और ये हो गया एक कलम का मूल्य 5 रुपए। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आप इसे नोट कर लेंगे और इसका या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।